तो जो मैंने असाइनमेंट ना ग्रुप में भेजे थे वो सब आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली प्रोबेबिलिटी वाले जो हैं। बाकी तुम ड्राइव में जाके ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हो जो डीपीपी जो भी हैं। सो जी जी जी। अच्छा ठीक है, उसको रिपीट करते हैं तो। अच्छा मतलब लेफ्ट बोनफेरोनी में दो तो वो है ना, मतलब उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों है एक्चुअली। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मान लो ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तो ओके है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो दोबारा इसमें हम कहाँ तक डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, ये तो गेट का सिलेबस है। तो हम लोग लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वही फॉर्मूला हो गया कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ना। सो ये सब है, या इनइक्वालिटीज अभी जो लिख रहे थे। और लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि एडिशन थ्योरम क्या है, ये मतलब है। सो इंक्लूजन, इसको ये लास्ट क्लास में लिखाए थे ना हमने, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है। और ये हमने लिखे थे, सो बुल्स एंड बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, यही है। तो चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी करा दूंगा, फिर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, तो इसमें जो बोनफेरोनी इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो ये बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी का यूनियन है, जैसे मतलब यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या मैं जनरलाइज फॉर्म में बता दूं तो इसका ये मतलब है, तो ये जस्ट एक थ्योरम है ना इनइक्वालिटी, जैसे बाकी इनइक्वालिटी होती है, जैसे आगे पढ़ेंगे मार्कोव इनइक्वालिटी, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। तो ये बस एक रिलेशन बताता है, तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो जाते हैं, या डायरेक्ट यही ऑप्शंस में रहेगा, आपको ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा जैसे यूनियन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n, ये जैसे हो गया। तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n, ठीक। इसमें किसी को डाउट है, ये ओके है, ठीक है ना ये। और ये मोर देन इक्वल टू होगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n माइनस डबल समेशन तो ये आपका हो जाएगा डबल समेशन ये है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई जे, आई फ्रॉम 1 to n, जे फ्रॉम 1 to n। सो इस प्रोबेबिलिटी का जो अपर बाउंड है वो ये क्वांटिटी है, इसका जो लोअर बाउंड है वो ये क्वांटिटी है। बताओ भाई सरवीन, तो इसमें क्या डाउट है, आपको कुछ पूछना है, ये थ्योरम है जस्ट।
एक्चुअली जस्ट जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 5 जो है मोर देन इक्वल टू है, अगर मैं ऐसा लिख दूं एग्जांपल के लिए कि 7 माइनस 1, और अगर यहाँ लिख देता हूँ मान लो लेस देन इक्वल टू 7 एग्जांपल के लिए, ये ओके है? तो ये ओके है, अभी अभी तो ओके नहीं है ना, अभी इसमें 7 माइनस में 3 कर देता हूँ, चलो अब ठीक है। तो जैसे ये है, अब तुम कह रहे हो अगला टर्म क्यों नहीं ले, लिख सकते हैं उसमें और भी बाउंड लगा सकते हैं। तो एक्चुअली जो बोनफेरोनी इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट ये है, सो ये बस इतनी गारंटी देता है कि जो आपका यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो इस क्वांटिटी से छोटी होगी, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जस्ट वो बता रहा हूँ जो बोनफेरोनी इनइक्वालिटी दिया था, तो हम इसमें थोड़ी चेंज कर, हम 4 टर्म ऐड थोड़ी कर सकते, सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते, तो थ्योरम है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हम कोई चेंज कर सकते हैं क्या? तो मैं क्यों चेंज करूंगा? ये मैं जस्ट तुम्हें ये समझना है कि इनइक्वालिटी क्या कह रही है और इसको यूज कैसे करना है। हम इसमें टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? ये तो थ्योरम है ना, अब तुम्हें समझना है कि थ्योरम कहना क्या चाहता है, क्योंकि हम लोग कोई रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं कि हम चीजों को चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि बोनफेरोनी इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग है। सो ये इनइक्वालिटी कहती क्या है, जैसे अभी आगे जाके अगर हम पढ़ेंगे कि मान लो प्रोबेबिलिटी x मोर देन n लेस देन इक्वल टू होगी ई एक्स अपॉन एन की। अब ये मान लो मार्कोव इनइक्वालिटी है, अब तुम कहोगे इसमें एक ही टर्म क्यों ले रहे, 4 टर्म क्यों नहीं ले रहे? तो हम क्यों 4 टर्म लेंगे, जो मार्कोव ने इनइक्वालिटी दिया वो ये है, तो हमें ये समझना है ना। जैसे मान लो आगे क्रैमर राव लोअर बाउंड है, तो आपको समझना है कि जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी मीनिंग क्या है, हमें उसमें कोई छेड़छाड़ थोड़ी करना है कि मैं 2 टर्म 4 टर्म लूंगा। तो यहाँ तुम्हें समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है ना, ये समझते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये थ्योरम एक्चुअली जस्ट कहता है, इसको मैं अगर तुम्हें कोई छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊं, तो इस थ्योरम का ये कंक्लूजन है, उसके तुम प्रूफ देख सकते हो, अगर तुम्हें देखना होगा ये प्रूफ क्यों है तो प्रूफ बुक में मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेनली समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं लिखूंगा, अब अगर मैं तीसरा टर्म ले लूं, जैसे अगर मैं थर्ड टर्म यहाँ लिख दूंगा ना, तो ये इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी स्टेटमेंट, इसलिए थर्ड टर्म हमने नहीं लिखा है। तो अगर तुम प्लस में समथिंग लिख दोगे तो वो क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि इसके छोटा ही होगा वो क्वांटिटी, अगर तीसरा टर्म लिख दोगे तो ये बस बताना ये चाह रहा है, जैसे मैं भी लिखना चाह रहा था ना कि मान लो जैसे 6 है एग्जाम्पल के लिए, लेस देन 7 है और मोर देन 7 माइनस 2 है एग्जाम्पल के लिए, तो ये कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है कि ये 6 का अपर बाउंड 7 है, 6 का लोअर बाउंड 5 है, तो ये 7 और ये 2 है एग्जाम्पल के लिए। तो जस्ट तुम्हें बता रहा, तुम्हें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये समझते हैं। अलजेब्रा ऑफ सिग्मा फिल्ड मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा जोर से बोलो। जी जी। अरे भाई तुम लोग पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो, अगर हमने ये कहा था कि ए ई और एफ कोई दो एलिमेंट है उस सिग्मा फील्ड में, तो ई यूनियन एफ, ई माइनस एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन उसका इंटरसेक्शन, ये जो एलिमेंट ये सब नए सेट जो आएंगे ये सब सिग्मा फील्ड का मेंबर होगा। अच्छा अलजेब्रा में और सिग्मा, अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा वही बात है, फील्ड और अलजेब्रा सी, हाँ। तो उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ उसकी वजह ये है ना कि फाइनाइट सेट काउंटेबल सेट है, बट हर काउंटेबल सेट फाइनाइट सेट नहीं होगा ना, तो इसकी वजह ये है, क्योंकि जब आप अलजेब्रा की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां आप बात करते हैं फाइनाइट यूनियन की, जब आप सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन लिखते हैं तो आप बात करते हैं काउंटेबल यूनियन की। तो वहां हम फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन हो सकता है उस सेट में हो, और हो सकता है मैं अगर काउंटेबली मेनी सेट्स चूज करूं, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो उसका यूनियन उसमें ना हो। तो हर फाइनाइट सेट काउंटेबल सेट होता है, इसलिए जो अलजेब्रा होगा वो सिग्मा अलजेब्रा हो जाएगा। एक मिनट में उल्टा बोला, ऐसे बोला क्या, बोला था क्या लिखाया था थ्योरम मैंने, एवरी सिग्मा अलजेब्रा इज अलजेब्रा ना, ये बोला होगा मैंने, चेक करो लिखा हुआ है तुमने।
एवरी सिग्मा अलजेब्रा इज अलजेब्रा बिकॉज वजह ये है कि क्योंकि अगर काउंटेबली मेनी के लिए ट्रू है तो फाइनाइटली के लिए ट्रू हो ही जाएगा। ये कहने का मतलब जो लार्जर सेट के लिए ट्रू है तो स्मॉलर सेट के लिए ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। तो अगर सिग्मा अलजेब्रा है तो वो अलजेब्रा होगा, इसकी गारंटी है। अलजेब्रा है तो सिग्मा अलजेब्रा जरूरी थोड़ी होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फाइनाइट सेट जरूरी थोड़ी है काउंटेबल सेट होगा, मतलब कहने मतलब फाइनाइट सेट के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो जरूरी नहीं कि काउंटेबल के लिए ट्रू हो। इसीलिए हर सिग्मा अलजेब्रा अलजेब्रा होगा बट अलजेब्रा मे नॉट बी सिग्मा अलजेब्रा। उसके एग्जाम्पल भी एग्जिस्ट करते हैं, एग्जाम्पल तो ढूंढना पड़ेगा क्या था, तो ऐसे एग्जाम्पल ही बनाए जा सकते हैं। हाँ कंटेनिंग है ना, जैसे ऐसा बना ले हम कि ए हर सेट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसा है तो उस केस में हो जाएगा। हमारे पास बॉम्बे का असाइनमेंट था, उसमें ना ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, बना सकते हो। लेकिन उस एडवांस लेवल तक इतना तुम्हें यहाँ पे नहीं पूछेगा, यहाँ तुम्हें बस जानने की जरूरत है डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत है ना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ जाके पूछेगा इतना। ठीक है, तो वो बस वो लॉजिक है। हाँ पूछो। बोलो। क्या समझ नहीं आया, पढ़ो इसको, क्या समझ नहीं आया इसमें? क्या समझ, पूरा पर एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, कौन सी चीज समझ नहीं आई, मुझे क्या समझ नहीं आई? अरे भाई ऐसा कैसे तुम्हें, एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हें हर चीज में क्यों क्यों घुसाना है। जब मुझे गिवन है तो क्यों क्यों घुसाना है उसमें? जैसे ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मुझे गिवन है, तुम्हें इसमें क्यों क्यों घुसाना है कि ये क्यों आया है? तुम थोड़ी दे रहे हो कि तुम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, उसने प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि, वो तो पूछ रहा है चेक करो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। एक तो तुम ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो लाइन बाय लाइन पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ क्या समझ नहीं आया। पहला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो एक बारी। एक्चुअली दो चार बार पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये एक्सोमेटिक डेफिनेशन से वेरीफाई करना जैसे इसको कि ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, यही है ना। ये ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा हेयर? अरे ओमेगा क्या गिवन है क्वेश्चन है भाई? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, किसका डाउट है सरवीन? व्हाट इज ओमेगा गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है ओमेगा? हाँ, जो तुम्हें समझना है ना, तुम जब डिस्कस करो तभी तो समझोगे ना। सो ओमेगा इज जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें इसमें कुछ डाउट है? इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, ये ठीक है? एक तो तुम जो ये लाइन बोलते हो कुछ समझ नहीं आता, लग रहा तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे एक दो बात तो समझ आई होगी इसमें कम से कम। एक्चुअली जिसको डाउट है उसको एग्जैक्टली ये पता है कि क्या डाउट है, तुम्हें यही नहीं पता क्या डाउट है, इसमें तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता ना पूछना क्या है, तुम एग्जैक्टली पॉइंट पूछो ना। अब तुम्हें तुमको क्वेश्चन ही समझ नहीं आई, जैसे कोई लाइन लिखी, तुम्हें पहले मान लो तुम्हें ओमेगा समझ नहीं आया, तुम बोलो ओमेगा समझ नहीं आया, तो एग्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है। अब ये क्या मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है? ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। तुम्हें बताना कि ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया इसमें। तो पहला है ओमेगा, मुझे दिया ओमेगा तो पता होगा ना तुम्हें कि सैंपल स्पेस है ये, यहां तक ओके है। अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, आगे क्या है, एस इज इक्वल टू बीटा इज बोरेल सिग्मा फील्ड ऑन ओमेगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बोरेल सिग्मा फील्ड? सिग्मा फील्ड तो पता है तुम्हें? हाँ, बोरेल सिग्मा फील्ड क्या होता है? बोरेल सिग्मा फील्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि लाइक यू कंसीडर एनी सबसेट, है ना, मतलब कोई भी इंटरवल लो। सो हालांकि बोरेल सिग्मा फील्ड एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्मा फील्ड है, स्पेसिफिक सी कंडीशंस होती है कि कोई भी इंटरवल जो होगा ना, जो ओमेगा का सबसेट है वो इसमें होगा। कोई भी, कहने का मतलब ये है कि ये समझ लो फॉर एग्जांपल लाइक पावर सेट ऑफ ओमेगा टाइप का समझ लो अभी, ठीक है? ये जो ओमेगा है उसका पावर सेट टाइप का, हालांकि मतलब ये होता है इसमें कि इफ यू कंसीडर कोई भी इसका सबसेट लो, मान लो ई कोई सबसेट है ओमेगा का, तो ई का कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें। देन कोई भी इंटरवल लो, मतलब एनी सबसेट ऑफ ओमेगा इज देयर, या मान लो अभी अभी के लिए समझ लो पावर सेट ऑफ ओमेगा की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आगे क्या है, P एज फॉलोज। अब एक इंटरवल पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया?
पहले तो इसको पहले क्लियर कर लो, ये तुम्हें क्लियर है, फिर तुम्हारे इस क्वेश्चन पे आते, पहले एक एक पॉइंट क्लियर कर लो, इसको समझ लो एक बार, है ना, पहले इसको तुम कंप्लीट नहीं किए, समझो इसको। तो यहाँ बस मुझे प्रोबेबिलिटी का बाउंड ढूंढना है। कई बार एग्जाम में तुम्हें ऑप्शंस रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1/2, मोर देन इक्वल टू 1/4, इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे। तो वहां तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी इनइक्वालिटी फिट बैठेगी। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो पता चलेगा, या तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चन कहाँ है, ड्राइव में बहुत सारे हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, और जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं। पहले इसको समझ लो, फिर उस क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे इसको मैं n बराबर अगर 3 के लिए लिखूं, जो कि कल की मैंने लिखा था, तो ये बोनफेरोनी इनइक्वालिटी एक थ्योरम है जिसको तुम्हें समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने हैं, क्योंकि ये थ्योरम हम नहीं दे रहे हैं, ना तुम दे रहे हो ना मैं दे रहा हूँ। मैं भी कोई भी चीज क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये सब किताब में ऑलरेडी है और ये किसी ने ऑलरेडी इन्वेंट किया था। हमें ये समझना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे जो भी सिलेबस में वर्ड लिखा हुआ है, तो हम कोई डेफिनेशन नया थोड़ी दूंगा मैं, ना मैं कुछ दे रहा हूँ ना तुम्हें बस तुम यहाँ क्लास में आओ, तुम्हें समझना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, वो हमें समझने हैं। सिलेबस डेफिनेशन में, सिलेबस में जो वर्ड में डेफिनेशन है, थ्योरम है, एग्जाम्पल एक साइज बुक से कर सकते हो। हाँ, उसमें अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते कि अब ये बोनफेरोनी इनइक्वालिटी है, ये पहला फॉर्म है, मैं 4 फॉर्म और मैं अपनी तरफ से ऐड, अपनी तरफ से कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं? जो बुक में बोनफेरोनी ने जो इनइक्वालिटी दिया मैं वही बताऊंगा ना तुम्हें, ना तुम चेंज। अब तुम्हें समझना है कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है कि या इसको हम समझ सकते हैं। सो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि हमसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, अभी मैं n को 3 रख रहा हूँ जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। सो ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। अब ये बोनफेरोनी इक्वालिटी कहती है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, और ये थ्योरम है जिसको तुम्हें यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तुम्हारे जैम एग्जाम में कभी प्रूफ दैट आता नहीं है, तो इसको प्रूफ करने को देगा नहीं तुम्हें कि प्रूफ करो इसको, तो प्रूफ रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, तुम्हें स्टेटमेंट समझने की जरूरत है यहाँ पे। सो ये कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और ये अपर बाउंड मतलब इसकी ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू दिस। और ये तुम ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर चाहो तो तुम 3 सेट बनाओगे तो वैसे भी तुम देख सकते हो कि इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगा, इंडिविजुअल तीनों की तो ज्यादा होगी, और अगर तीनों का यूनियन ले रहा हूं तो ये वाला सेट आ जाएगा। तो कॉमन यूनियन में क्या हो रहा है, जो कॉमन पोर्शन एक बार ही काउंट हो रहा है। अलग अलग जब मैं प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहा हूँ तो इंटरसेक्शन वाली पार्ट सब में ऐड एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 3 बार आ जा रहा है, तो इसलिए ज्यादा इसकी वैल्यू है। अब ये प्रोबेबिलिटी जो होगी ये मोर देन इक्वल टू होगी इस क्वांटिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब तुमसे अगर कोई पूछता है बोनफेरोनी इक्वालिटी क्या है, तो अपने मन से बना के थोड़ी कुछ बोल सकते, तुम्हें यही बोलना पड़ेगा, या ऑप्शंस एग्जाम में आते तुम्हें यही यूज करना पड़ेगा। तो वो चीजें जो लिटरेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, चाहे वो डेफिनेशन हो या कोई थ्योरम्स हो। और जब डेफिनेशन और थ्योरम ठीक से याद रहेगा और ठीक से तुम समझ चुके हो, तो उसके बेस पे तुम्हें एग्जाम्स के क्वेश्चन करने होंगे, जो भी PYQ जैम के या कहीं के भी है, कैसे सॉल्व होता है, थ्योरम पे बेस्ड सॉल्व होता है ना। तुम्हें थ्योरम और स्टेटमेंट तो पता होने चाहिए, तभी तो वही समझना है मैं तुम्हें कि क्या है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस विल बी मोर देन इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E2 E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस E1 इंटरसेक्शन E3। अब तुम सोच रहे हो इसमें आगे टर्म क्यों नहीं लिखा, तो आगे लिख लो टर्म, फिर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ये इनइक्वालिटी ट्रू है, ये कहना चाहता है कि ए इसकी प्रोबेबिलिटी सिंगल टर्म लिया माइनस 2 टर्म्स एट अ टाइम लिया तो इससे ज्यादा होगी, इसकी गारंटी है। अब इसको तुम प्रूफ भी देख सकते हो, बोनफेरोनी इनइक्वालिटी है तो कोई भी चीजें किताब में कब आती है, तुम चाहो तो देखो इसने बोनफेरोनी ने इसको प्रूफ किया होगा, इसके रिसर्च पेपर तुम देख सकते हो जहां पे इसने प्रूफ किया है, या वही प्रूफ लोग बुक में कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे VK रॉयती की बुक है, तो VK रॉयती की बुक में जो भी चीजें लिखी VK रॉयती ने थोड़ी लिखी है, वो तो 10 जगह से उठा के उन्होंने डाल दिया है। गुप्ता कपूर की बुक है, जितनी सारी चीजें गुप्ता कपूर के बुक में लिखी, गुप्ता कपूर ने थोड़ी दिया है वो चीजें लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट जगह अवेलेबल है। गुप्ता कपूर ने बस इतना ही किया कि डिफरेंट प्लेसेस से उठा के जितने, जब भी कोई नई चीजें आती हैं तो वो रिसर्च पेपर्स में आती हैं, फिर वो रिसर्च पेपर से उठा के इन्होंने बुक बना दिया। तो चाहे दुनिया में जितनी भी बुक एग्जिस्ट करती है, ऐसा थोड़ी है कि सबने ये बुक जो चाहे कैसेला बर्गर की हो तो जो भी चीज उसमें कैसेला बर्गर ने सब कुछ इन्वेंट किया है, ऐसा नहीं है। वो तो
दुनिया ने ऑलरेडी कर रखा, उसको बस उसने ठीक से अरेंज किया है। सो है ना, वो ऑथर पे डिपेंड करता है। सेम चीजें हैं, तो आप बोनफिडेंट इक्वालिटी कहीं भी देखो, किसी बुक में यही स्टेटमेंट होगा, तो तुम्हें यहाँ पे समझने की कोशिश करना कहना क्या चाह रहा है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो इससे छोटी होगी, और इसमें अगर ये क्वांटिटी माइनस कर दोगे तो मतलब ये छोटी हो गई। अभी ये बड़ी थी है ना, दिस क्वांटिटी वाज लार्जर, इसमें से मैं अगर ये दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी घटा दूं तो ये छोटी हो जाएगी। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको तुम्हें याद रखना। अब एग्जाम में यही सब एज ऑप्शंस आएगा, तुम्हें वहां टिक करना, जब तुम्हें याद रहेगा तभी तुम टिक कर पाओगे। तुमसे पूछेगा कि इस क्वांटिटी का अपर बाउंड क्या है, तो ये है। इसका लोअर बाउंड क्या है, 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन होगा तो करेक्ट होगा। सो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सेम चीजें 4 सेट के लिए कर सकते हैं हम लोग। तो ये बताता है जस्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ EIs विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs I from 1 to n, और समेशन में से अगर मैं 2 सेट का इंटरसेक्शन लिया और उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो छोटी हो जाएगी इस क्वांटिटी से। अब तुम एक और टर्म ऐड करोगे तो जरूरी नहीं हो सकता बड़ी हो जाएगी फिर से, ऐसा हो सकता है। सो उसका कोई डायरेक्टली प्रूफ नहीं है। तो ये बस तुम्हें समझना बोनफिडेंट कहता क्या है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है यहाँ तक? तो ये तुम्हें इस पर यूज, मैं कल ही एक क्वेश्चन लिखा था उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, है ना। सो अभी तुम्हें ये बस तुम्हें याद रखना है कि इनक्वालिटी का मीनिंग ये है, समझना है कि सिंगल सेट का यूनियन का समेशन, सिंगल सेट का प्रोबेबिलिटी का समेशन लिया तो ये लार्जर है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन। सिंगल सेट के समेशन में से 2 सेट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हमने घटा दिया, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं तो वो छोटी हो गई, ये है। अब बाकी रह गया तुम्हारा ये क्वेश्चन। तो अच्छा तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कम से कम अच्छी बात है। तुम है ना बुक से, ये रोहित की एग्जांपल है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा जो ओमेगा है, ओमेगा जो तुम्हारे पास ये 0 से इंफिनिटी है, और अभी ये समझो कि ये S जो है वो सिग्मा फील्ड है, जो मैं G लिखा था वो सिग्मा फील्ड। तभी मान लो अभी के लिए कि ये पावर सेट है इसका, ठीक है ना। सो S जो है ये समझो पावर सेट ऑफ ओमेगा है। इसका क्या मतलब है कि इसके जितने भी सबसेट है वो सब यहाँ अवेलेबल है। तो मेनली इंटरवल्स की बात करता है ये लोग, जैसे यहाँ पे मेनली इंटरवल्स की बात होती है। तो सारे इंटरवल्स अवेलेबल है, जितने भी इसके सबसेट हो सकते हैं, जो भी इंटरवल्स, वो सब यहाँ अवेलेबल है एक्चुअली। अब यहाँ तुमसे बोल रहा है कि भाई आई कोई सबसेट है ओमेगा का, आई, तो बताओ ओमेगा का सबसेट को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे आई क्या है मेरे पास, ओमेगा के सबसेट को क्या बोलते हैं, इवेंट। तो ये तो पता ही है तुम्हें, तुम कह रहे कुछ समझ नहीं आया। आई इवेंट है ना यहाँ पे, इसमें क्या ही नया है, ये सैंपल स्पेस है, ये सिग्मा फील्ड है, ये इवेंट है आई। अब यहाँ इस इवेंट की इसने प्रोबेबिलिटी लिखी है, इवेंट आई की इन्होंने प्रोबेबिलिटी लिखी है। जब तुम्हें कोई चीज एक बार में समझ ना आए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं बार पढ़ो उसको, और फिर एग्जैक्टली ये पॉइंट आउट करो कि उस जो पूरा स्टेटमेंट में 100 वर्ड का क्वेश्चन है तो कौन सा वर्ड है जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम है। ऐसा तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे तो इस लेवल तक आ गए तुम लोग, अभी BSc या MSc कर रहे होगे तुम लोग, तो ऐसा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी, तो डम बच्चा जब पैदा होगा तब ऐसा होगा कि उसको कुछ नहीं आएगा। अगर एक क्वेश्चन में 100 वर्ड है तो एक वर्ड तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझ आ रहा होगा, ऐसा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी अब तुम्हें एग्जैक्टली बताना है क्या डाउट है, तो उससे बेटर रहेगा कि हाँ तुमने सच में एफर्ट्स किए हैं। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ i इज इक्वल टू e की पावर माइनस x dx इंटीग्रल ओवर i। अब इसमें क्या समझना है कि इंटरवल i की जो प्रोबेबिलिटी है वो e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन है, और मुझे इंटीग्रेशन i इंटरवल पे करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया इसने। अब तुम्हें ये नहीं दिमाग लगाना कि मैं यही क्यों लूंगा, क्योंकि ये गिवन है, वरना तुम एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दोगे। ये तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इस पे क्वेश्चन थोड़ी करना है। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। अब ये कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये दिया है तो आपको ये एक्सेप्ट करना है। क्वेश्चन है ना ये तो हमें इसमें क्वेश्चन हम थोड़ी बना रहे, हम तो आंसर लिख रहे हैं ना। क्वेश्चन तो मुझे इन्होंने दिया कि ये आपका क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है एक्चुअली बुक में, कि ये ओमेगा है, ये एस है, ये आपका एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसने गिवन है। अब तुमसे पूछ रहा है एक्चुअली, मतलब पीआई डिफाइन किया। अब मेनली क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तुमसे कि क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो मेनली तुमसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन किया है, क्या ये प्रोबेबिलिटी एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ तुम्हारा काम ये जज करने में नहीं है कि ये यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम ये चेक करना जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हुआ कि इज P अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
ये तुम्हारा काम। अब यहाँ पे तुम्हें चेक, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, तुम्हारा काम ये चेक करना है क्या ये पी जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन के जो कंडीशंस हैं क्या उसको सेटिस्फाई कर रही है। अब तुम चेक करके बताओ जो एग्रीमेटिक डेफिनेशंस के जो भी कंडीशंस हैं क्या उसको ये सेटिस्फाई करेगी। बताओ भाई एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन में क्या कंडीशन है, सरविन तुम बताओ, तुम्हारा डाउट है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन में क्या कंडीशंस हैं। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये चेक कौन करेगा, 0 से 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन चेक करेगा, मैं चेक करूंगा या तुम करोगे। हाँ तो इसमें अब तुम्हें तुम्हें चेक करना है क्या ये पी आई पॉजिटिव है, क्या लगता है ये तो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है और ये तो आई उसका सबसेट होगा। तो उसका सबसेट है तो अगर किसी इंटरवल पे मान लो 0 से 10 ले लिया मैंने, अब तुम्हें इसमें पूछ दिया तुमसे प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है क्या ये पॉजिटिव है, पहला चीज ये वेरीफाई करना है। दूसरा क्या ये ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो 0 से इन्फिनिटी में अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या 1 आ रही है, क्वेश्चन है ये चेक करना है। तीसरा वही कंडीशन है कि अगर तुमने बहुत सारे डिसजॉइंट इंटरवल्स लिए I1 I2 डॉट 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 दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स, देन तुम्हें ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो I1 यूनियन I2 यूनियन IN क्या ये इक्वल आएगा इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो ऐसा लिख देता हूं IK K फ्रॉम 1 to N, क्या इसके इक्वल आएगा। ये तीन कंडीशन है जो तुम्हें चेक करना है यहाँ पे, चेक करके बताओ। तीसरे में कुछ नहीं बस लिखना है तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं इसको ले रहा हूँ I1 यूनियन I2 यूनियन I, तुम जानते होगे ना इंटीग्रेशन अगर 1 से 2 है या 1 से 3 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 से 2 प्लस 2 से 3 लिख सकता हूँ। तो जब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड का जस्ट लिखना ही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 यूनियन I2 अप टू IN, इसका मतलब इंटीग्रेशन e की पावर -x dx I1 यूनियन I2 यूनियन IN। अब इतने सारे सेट का यूनियन है तो मैं इसको अलग अलग लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ओवर I1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर I2 इंटीग्रेशन ओवर I2 प्लस इंटीग्रेशन ओवर I3, ठीक इंटीग्रेशन ओवर I3 एंड ये चलता रहेगा इंटीग्रेशन ओवर IN। ये हो गया प्रूफ, ये तो लाना था मुझे तो आ गया। वो हमने अज्यूम किया कि तुम्हें पहले तुम लोगों को पता है समझदारी क्या है, अगर कहीं पे स्टेटमेंट इफ लिखा हुआ है तो वो हमें अज्यूम करना है या गिवन है, उस पर हमें क्वेश्चन नहीं करना। अब ये नहीं हमें चेक करना कि डिसजॉइंट है कि नहीं, हम पेयर वाइज डिसजॉइंट अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर कहीं भी लिखा होता है इफ समथिंग देन समथिंग, तो जो इफ में लिखा हुआ है वो तो हमें एक्सेप्ट करना एज इट इज, मतलब वो तो गिवन है ना मुझे इफ वाली चीजें, तो वो हमें चेक थोड़ी करनी है। और ये पेयर वाइज डिसजॉइंट था इसलिए मैं अलग कर पाया हूं, अदर थोड़ी अलग कर पाता। जैसे इंटरवल 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन है 1 से 2 प्लस 2 से 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 से 3, क्योंकि 1 से 2 का इंटरवल और 2 से 3 का इंटरवल दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो
इस चीज को मैं ऐसा इसलिए लिख पाया हूं क्योंकि वो डिसजॉइंट है, तो वो गिवन है मुझे, ये इफ वाला कंडीशन होता है। तो ये सब चीजें अभी क्या तुम लोग का बेस ठीक नहीं है या फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इफ का क्या मतलब, देन का क्या मतलब है। इफ वाली चीज अगर कहीं इफ लिखी हुई इसका मतलब वो गिवन है मुझे, तो उसका मुझे प्रूव नहीं करना, उसको मुझे इफ वाली चीज को हम देन वाली चीज को प्रूव करते हैं, ये है। तो यहाँ ये डिसजॉइंट है, जैसे इंटरवल I1 है मान लो 1 से 2, I2 है 2 से 3, I3 है 3 से 4, तो ये सबका यूनियन हो गया लेट से। तो इसको अलग अलग कर सकता हूं मैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, आगे n से लेके n+1 तक ऐसा कुछ ले लो। सो ये हो गया, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आई के फ्रॉम 1 to n, ये चीज है। सो ये प्रूव हो गया कि ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, क्योंकि पहली कंडीशन में सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन अगर तुम जस्ट ये चेक कर लो, दूसरी कंडीशन अगर तुम्हें चेक करना है यहाँ पे, तो वो तुम चेक कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 आती है क्या। तो यहाँ तुम देख लो 0 से इन्फिनिटी में e की पावर -x का इंटीग्रेशन 1 आती है क्या, ये चेक करना है तुम्हें। नेक्स्ट वाले में क्या है बताओ। इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, तो इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं समझ आया, अभी कुछ समझ आ रहा है, पढ़ के देखो एक बारी। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फिर से ऐसा बोला है कि ओमेगा जो है हमारा है ना, ओमेगा इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड एस जो है वो बोडल सिग्मा फील्ड है। फिर से समझ लो, पावर सेट ऑफ आर टाइप का मान लो। पावर सेट ऑफ आर बोलने का ये मतलब है, ठीक है अभी तुम ऐसे मान लो, पावर सेट ऑफ आर दे लो, और तुम्हें पूछ रहा है डज पी डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन ओमेगा कॉमा एस। तो एस लिखता है यहाँ पे सिग्मा फील्ड को, सिग्मा एलजेब्रा को, और बी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पी आई जो है, अब देखो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन, तो पहले 4 बार क्वेश्चन को पढ़ो और ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि पूछना क्या चाह रहा है, मतलब गिवन क्या क्या है और पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि फॉर ईच इंटरवल आई, जो कि आई सबसेट है आर का या ओमेगा का, मतलब आई कोई इवेंट है एक्चुअली, आई सबसेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, और ये क्वेश्चन में गिवन है, सब अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इज 1 अगर आई is an interval of finite length, interval of finite length, और 0 है अगर I is an infinite interval, if I is an infinite interval। अब तुमसे पूछ रहा है क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये पूछना चाह रहा है, बताओ तुम्हें सोच के क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये तुम्हें चेक करना है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया था तुम्हें, एक बार मुझे बताओ। हाँ तो अभी समझ आया कि नहीं, क्या करना है अभी। हाँ एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन लगाओ, इसमें पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई सबसेट ऑफ ओमेगा, पावर सेट यहाँ पे इसीलिए। दूसरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास जो भी है इफ I1 I2 अप टू In आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है देन ये In या आगे तक ले जाओ, इसको इनफिनाइट तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। So this probability should be equal to summation
समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब मान लो अभी के लिए मैं I1 ले लेता हूं, I इज एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, मान लो चलो 0 से 1 ले लिया मैंने, और I2 ले लिया 1 से 2। सो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 यूनियन I2, डिसजॉइंट इंटरवल है तो उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, I1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ I2 थर्ड कंडीशन के हिसाब से। अब बताओ I1 यूनियन I2 कौन सा सेट होगा, चलो इसको मैं क्लोज ले लेता हूं अभी के लिए तुम्हें समझने के लिए। सो 0 से 1 और यूनियन I1 यूनियन I2 किसके इक्वल होगा, ये 0 से 1 का इंटरवल है, ये 1 से 2 का इंटरवल है, इसका यूनियन किसके इक्वल होगा, कौन सा सेट आएगा। अरे भाई कहां से पढ़ के आते हो तुम लोग, मैं क्या पूछ रहा हूं, I1 यूनियन I2 किसके इक्वल होगा, हाँ 0 2 होगा ना, अभी तो 0 2 ही बोला था पहले। ओके 0 2 हो गया। तो इस ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको यूज करो। मुझे बताओ कि ये जो आपका इवेंट है, क्योंकि ये सबसेट ओमेगा का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए एज पर दिस डेफिनेशन, ठीक है ये 1 हो गई, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ I1 कितनी होगी इस डेफिनेशन से 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ I2 कितनी होगी, अब बताओ क्या ये 1 बराबर 1 प्लस 1 हो सकता है, इसका ऐसा क्यों आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। सो अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता तो हम जानते हैं कि I1 I2 R, मैं सीधा तीसरी कंडीशन चेक कर रहा था एक्चुअली, तो ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी सम के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। मैंने बस थर्ड कंडीशन, सीधा सीधा थर्ड कंडीशन ही चेक किया मैंने, ठीक है, ऐसे तुम सेकंड वाली भी चेक कर सकते थे, मैं थर्ड कंडीशन सीधा चेक किया हूं, तुम सेकंड कंडीशन चेक कर लो। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि इसका मतलब P इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, नॉट अ प्रोबेबिलिटी, एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सो ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। अच्छा मैं तुमसे अगर पूछता इसी क्वेश्चन में बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा कितनी आएगी, ये जो डेफिनेशन लिखा है इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा कितनी आएगी, अरे भाई कहां तुम खोए हो, व्हाट इज दिस ओमेगा, ओमेगा क्या है, एक क्वेश्चन 4 बार पढ़ो पहले तक, तो क्वेश्चन ही पता नहीं तुम्हें पूछ क्या रहा हूँ। ओमेगा इज आर एक्चुअली, अब बताओ इसमें आर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो मैं ओमेगा लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ओमेगा आर है ना। अब ये देख के बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी आएगी, मतलब आई की जगह ये इंटरवल आई है, इसके जगह आर रख दो, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का इंटरवल, तो आई की जगह आर रख के मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा रियल नंबर का सेट, क्यों 1 क्यों आएगा, ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट है, अरे मेरे भाई एक तो तुम्हें ये सेट ऑफ रियल नंबर फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है, फिर तो इनफाइनाइट सेट के लिए क्या आंसर है, इनफाइनाइट इंटरवल के लिए क्या आंसर है, तो 1 क्यों बोल रहे हो तुम, इसने कहा है कि अगर आई कोई इंटरवल है फाइनाइट लेंथ का तो आंसर 1 होगा, अगर आई कोई इंटरवल है इनफाइनाइट लेंथ का, इफ आई इज एन इनफाइनाइट इंटरवल तो आंसर क्या होगा। अब मैं तुमसे पूछा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगी, आर, आर का मतलब है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का इंटरवल, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ तो इनफाइनाइट है, क्या यार इतने ढंग से आंसर नहीं दे पाते,
उसकी वजह ये तुमने ट्राई नहीं किया। तो पता क्या दिक्कत मुझे किन बच्चों से होती है, जो क्वेश्चन देखता है कोशिश नहीं करता, सीधा पूछ लेता है। आप अगर थोड़े एफर्ट्स करोगे, और यही एफर्ट्स तो एग्जाम में हेल्प करेगा ना आपको, जो एफर्ट्स घर पे करोगे, जो सीखने को, एग्जाम में तो नया क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, अब वहां मैं तो आऊंगा नहीं तुम्हें समझाने, तो तुम्हें खुद से क्वेश्चन समझना पड़ेगा, खुद से उसके आंसर डिसाइड करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट तुम ट्राई करके आओगे, तुम्हें पता होगा कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे पाओगे। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ से 1 बता रहे हो, पता नहीं कैसे। तो मैं बोला इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आंसर क्या होगा। अब फाइनल आंसर बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। 0 होगा। अब क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो सकता है? अगर सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, इसका क्या मतलब, तुम्हें इसमें चेक करना था कि जो P डिफाइंड है क्वेश्चन में, क्या वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये हमें चेक करना था। तो हमें ये 3 कंडीशन चेक करनी, क्या तीनों सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन चेक कर रहा हूँ डायरेक्टली, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मुझे ये चेक करना है, तो यहाँ मैं इस एग्जांपल के लिए चेक कर रहा हूँ, और ये आ गई 0। तो इसका मतलब क्या है कि P is not a probability function। क्लियर हुआ कि नहीं? ना ये एक तरीका था, ये दूसरा तरीका था। और ये तो ट्रू होगा ही, पहला कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, या तो 1 आएगी या 0 आएगी, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 1 आएगी या 0 आएगी। तो किसी भी आई जो कि आर का सबसेट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, या तो 0 आनी है या आई 1 आना है। तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। ओके, ठीक है। और कुछ तुम्हारा डाउट रह गया अभी? नहीं, अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी लोगों का भी उससे हो जाएगा। बाकी लोगों का सो डू यस यस 0 1 एंड 1 2, हाँ। You can take anything. So मुझे, since I wanted to prove this wrong, so I took this example. You can take any example. So this is a hit and trial method. If I want to prove something wrong, just one example is enough. So I1 I2 are two disjoint interval. So if P is the probability function, then probability of I1 union I2 must be equal to probability of I1 plus probability of I2. This is by the third condition of axiomatic definition of probability. तो ये अगर मतलब अगर if P is a probability function, then this should satisfy this. So I was checking that, then I found 1 is equal to 2, which is never true, so means this is not true, means P is not a probability function. That's all. So this I just took example to justify. You can take some other example, there are infinitely many. You can take number 0 to 10, 10 to 20, anything you can take, any example, right side. Yes, yes. So since they are pairwise disjoint, then probability of A union B is equal to PA plus PB. That should hold. But this function is not holding that condition, means this is not a probability. देखो जो लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं आप डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके डाउट की वजह से बाकियों का भी फायदा होगा, है ना। एटलीस्ट वो लोग जो ट्राई नहीं कर रहे हैं तो उनका भी फायदा हो जाएगा, समाउ थोड़े बहुत समझ आ जाएगा उनको, ये है। You people don't understand question actually. Do you know, read this condition
what is written there? What is the how it is defined? Pi is what? Read it first. Read it. What is the condition? What is Pi? Can you read my handwriting? Actually, this was the question. What is the definition of Pi? How it is defined? Probability is defined how way? P is defined in which way? When it is 0, when it is 1. Ah. So 0 if it is infinite interval, 1 if it is infinite interval. Now, what is the length of this interval? Length. What is the length of this interval? Length. How to find length of interval? Right end minus left end. 1 है. What is the length of this interval? And what is the length of union? So length is finite or infinite? So what should be the probability? So did you get your answer or not? थोड़े दिमाग यूज करो ना, पूछना नहीं पड़ेगा. अगर थोड़े से दिमाग, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है. मतलब एटलीस्ट जो पॉइंट लिखे हैं थोड़े से यूज करो. क्यों ऐसा हो रहा है? सो व्हाई इट इज 1? because this interval union is finite interval, finite length interval. Then why probability of all real number is 0? Because r is minus infinity to plus infinity. So this is an interval of infinite length. So it is saying when interval of infinite length, then probability is 0. Everything is written there. They are talking about length of the interval. Yes. Very basic thing. I think this we study in schools, 9, 10th, 11th, 12th class. Suppose this is the interval, this or this or this or this. So what is the length of these intervals? So b minus a. So if a and b are finite number, then difference b minus a will also be a finite number. Is it fine?
अगर P डिफाइंड है ना, तो यू अगर बोलता है चेक करो, तो यू जस्ट नीड टू चेक दिस, या इसके जो प्रोबेबिलिटीज है ना, जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। जी, इंटरवल का एक भी साइड इनफाइनाइट होगा। ये भी सेवेंथ क्वेश्चन अभी पढ़ाना है, ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी डिस्कस करना बाकी है। सो ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आर चूजन एट रैंडम ऑन द लाइन, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अभी डिस्कस करता हूँ, उस पर आएगा। सो चलो आगे आते हैं, तो अभी थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब वो कोई वो तो ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। बाकी तो देखो, कोई भी इवेंट लोगे जो कि सिग्मा फील्ड का मेंबर है, तो ऑब्वियसली वो एक्चुअली ओमेगा का सबसेट ही होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, every subset may not be member of a sigma field, but every member of sigma field will be the subset of omega sample space। अगर E G में है तो ये गारंटी है कि E एक्सा मेंबर होगा, क्योंकि G is the collection of some subsets of omega। तो इसका कोई इशू नहीं है। सो हमें ये थोड़ी देखना है कि E की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बस ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होगी, 0 और 1 के बीच आएगी। हमें इससे कोई मतलब थोड़ी कि 1 आएगा। ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। ई जो भी इवेंट्स उसमें इन्वॉल्व है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच आएगी, ये है। बाकी ई होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट भी होगा, होगा ना, तो ऑब्वियसली ई और ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मिलके 1 हो जाएगी। तो हमें
इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो भी हो वो 0 से 1 के बीच में होगी, तो हमें उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ये देखना है जस्ट। तो 5, तो ये तो पावर सेट ही हो गया ना। नहीं नहीं, उसकी कहाँ पे आपने, ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी होती है, ये भी सिग्मा फील्ड है, तो हमें ये थोड़ी कलेक्टिव वन, हमें ऐसे कहीं डेफिनेशन हमने पढ़ा ही नहीं कलेक्टिव वन होना चाहिए। हमें बस ये देखना है कि भैया ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की वजह से, तो जरूरी थोड़ी है कि इवेंट में जो मेंबर होंगे उसका सम 1 आएगा। ये भी एक सिग्मा फील्ड है ना, ये भी एक सिग्मा फील्ड है, ये 2 इवेंट है यहाँ पे, ये भी सिग्मा, यहाँ 4 इवेंट है, तो सारे समय पूरे सबसेट ले लिए एक्चुअली यहाँ पे, ये तो पावर सेट हो गया। हाँ, ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बाकी जो भी इवेंट होगा वो सिग्मा फील्ड का मेंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच आएगी। सम 1 होने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिग्मा फील्ड में कि सिग्मा फील्ड के मेंबर का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली ओमेगा की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगी, पाई की 0 आएगी, बीच में जो होगा 0 1 के बीच आएगी, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है सम 1 हो ना हो, हमें वो देखना ही नहीं यहाँ पे, हमें बस ये देखना होता है इसकी, तो यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो जी, तो अभी जैसे बोनफेरोडी को डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही कल भी हमने डिस्कस किया था, तो बोनफेरोडी इनक्वालिटी, और ये कल हमने डिस्कस किया था ना, तो ये बुल्स इनक्वालिटी था कि, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी मैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करता हूँ उसके बाद, तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। हाँ, तो ये तुमने कल लिख ही रखा था ऑलरेडी है ना, कि इसका जो स्टेटमेंट है इन जनरल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 to n, देखो जितने भी थ्योरम्स हैं डेफिनेशंस हैं, उसमें ना तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, तो हमारा बस इतना ही, मेरा काम है उसको तुम्हें ठीक से समझाना, तुम्हारा काम है उसको समझना, उसमें ये नहीं सोचना कि मैं उसको डेफिनेशन को चेंज कर दूं तो क्या होगा, डेफिनेशन चेंज कर ही नहीं सकते, अगर डेफिनेशन चेंज करोगे तो नई चीज बन जाएगी जो कि तुम्हारे मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन इज लाइक इंट्रोडक्शन या थ्योरम्स, तो उसके बेसिस पे आगे की थ्योरी चल रही है। तुम प्रॉब्लम में सोच सकते हो कि ये कंडीशन नहीं दिया होगा, ये दिया होगा तो क्या आंसर आएगा, वो अलग चीज है, लेकिन तुम किसी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, किसी थ्योरम के स्टेटमेंट को तुम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब तुम्हें अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है बुक में या थ्योरम्स गिवन है, तो वो तुम्हें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, कि इस कंडीशन में ये सिचुएशन होगी, इस कंडीशन में ये होगी, उसको तुम्हें चेंज नहीं करना है ना, उसके पीछे का लॉजिक समझ सकते हो, रीजन समझ सकते हो, प्रूफ देख सकते हो थ्योरम का कि प्रूफ कैसे हो रहा है, बट तुम नहीं चेंज कर सकते ना थ्योरम्स को, तो वहां पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि यही क्यों है, वो तो वो ऐसा सोच सकते हो कि हाँ इसे होने से क्या फायदा क्या नुकसान है, बट यू कैन नॉट चेंज डेफिनेशन और यू कैन नॉट चेंज थ्योरम, ये चीज है। जैसे अब यही है, अब जैसे बुल्स इनइक्वालिटी है, तो इसमें ये बताया गया कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये हमेशा ज्यादा होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई कॉम्प्लीमेंट से, तो ये तुम्हें एज ए इंफॉर्मेशन दिया, अब चाहो तो इसको तुम प्रूफ कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से आया, तो प्रूफ इसका देख सकते हो या प्रूफ खुद कर सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी इससे हमेशा ज्यादा होगी। इसी को मैंने कल दूसरे तरीके से लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज, सो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, और तुम्हें क्या है, मेनली तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान इन सब की जरूरत पड़ेगी कि कैसे यूज करना है, अब क्वेश्चन जिसने बनाए अगर वो इन इनक्वालिटी बना रहा है तो इनक्वालिटी वहां जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तो उसके लिए उस पॉइंट पे तुम्हें याद होना चाहिए कि बोनफेरोडी इनक्वालिटी का ये स्टेटमेंट है, इसका ये स्टेटमेंट है, इसका ये डेफिनेशन है, ताकि तुम अप्लाई कर सको उसको, ये तो उसके लिए बार बार सिलेबस को तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, सो दैट वो डेफिनेशंस वो थ्योरम्स वो एग्जाम मतलब वो सब चीजें तुम्हारे दिमाग में रहे, प्रॉपर्टीज जो है वो दिमाग में रहे। तो यहाँ से जैसे आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आईज आई फ्रॉम टू, यही दूसरे तरीके से मैंने कल लिखा था, क्या समेशन ऑफ आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, दोनों सेम ही चीज है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, दिस इज बोथ आर द सेम थिंग,
ये एक थ्योरम है जो तुम्हें समझना है कि अगर मुझे इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का भी बाउंड चाहिए तो ये यूज कर सकता हूँ, मैं ये यूज कर सकता हूँ। ये जैसे कल एक क्वेश्चन लिखा था उसमें भी आया था, मैं उसको डिस्कस करता हूँ अभी। कल एक क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, वो जो मैक्स मीन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें कुछ लोगों को डाउट था। देखो जैसे मैं अगर और बात करूं, जैसे हम जानते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है ये सबसेट है ई का, तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लेस देन इक्वल टू पीई होगा, पहला पॉइंट। फिर हम ये भी जानते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ सबसेट है एफ का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी लेस देन इक्वल टू पी एफ। यहाँ तक ओके है। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, इफ आई कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट, तो इसके कॉम्बिनेशन से एक नया रिजल्ट में लिख सकता हूं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पी से छोटी है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पी एफ से छोटी है। तो एग्जाम में क्या होगा, इसी को एज ऑप्शन बना देगा दोनों को कंबाइन करके, तो इसका कंबाइंड स्टेटमेंट आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लेस देन इक्वल टू, अब ये इससे भी छोटी है इससे भी छोटी है, तो इन दोनों में जो मिनिमम नंबर होगा कोई एक होगा, ऑब्वियसली उससे छोटी होगी, तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पीई कॉमा पीएफ। सो मिनिमम ऑफ पीई कॉमा पीएफ है ना, ये आ जाएगा। सिमिलरली जैसे अब यूनियन के बारे में सोचे, कि जैसे तुम जानते हो कि जो ई यूनियन एफ है ये सुपर सेट होगा ई का, अब इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, सेट है ना सिंपल। जैसे ई यूनियन एफ ये भी सुपर सेट है एफ का, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे भी ज्यादा है इससे भी ज्यादा, तो अब यहाँ पे रिजल्ट आता है जब मोर देन इक्वल टू का केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ मोर देन पीई मोर देन पीएफ दोनों है, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, सो जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा तो दिस विल इंप्लाई कि ई यूनियन एफ विल बी मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों जो भी लार्जर होगा उससे पीई कॉमा पीएफ, तो मैक्सिमम मतलब इन दोनों में जो लार्जर क्वांटिटी है। और इसका लॉजिक भी कल मैंने बताया था, वो थ्योरम है ना, जैसे हम लोग लोअर क्लास में सॉल्व करते थे ना कि दो इनइक्वालिटी आ गया एक साथ, कि जैसे 1 2 x मोर देन 2 और x मोर देन 1, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन आता है x मोर देन 1 एंड x मोर देन 2, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आता है, x मोर देन 2 हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि 2 इन दोनों का मैक्सिमम है, ये 1 और 2 का मैक्सिमम 2 है, तो यही यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि पीई और पीएफ फिक्स नहीं है अभी, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वाला मैक्सिमम है, तो जो भी मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आएगा, ये कहने का मतलब। सिमिलरली यहाँ पी पीएफ है, मुझे अभी नहीं पता कौन सा मिनिमम है, जो भी इन दोनों में छोटा वाला होगा वो यहाँ पे आएगा, ये मतलब है, ठीक है। सो कल जो क्वेश्चन लिखा था वो इसी बेस था, तो जिन लोगों ने ट्राई किए होंगे समझ आ गया हो, जिन लोगों को नहीं समझ आया भी पूछ सकते हो, आपके क्या डाउट है उसमें। अभी मैं थोड़े आगे बढ़ता हूँ, मैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पे आता हूँ आज। सो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या है, यहाँ पे लिखा ना कि जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या है कि लाइक चीजों को ज्योमेट्री से रिलेट करता है, जैसे हो सकता है आपका सैंपल स्पेस, कोई इंटरवल हो तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, कोई ट्रायंगल हो सकता है वो 2D हो गया, वन है ना, लाइन वन डायमेंशनल हो गया, कोई ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है सैंपल स्पेस, या 3D में चले जाओगे तो तुम्हारा सैंपल स्पेस क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, इस तरह से, तो उससे रिलेट करेगा क्वेश्चंस को, थोड़े ज्योमेट्रिक फिगर से आपको रिलेट करेगा इसमें।
ठीक है जी, देख लो एक बारी। तो अभी मैंने थ्योरी ब्रीफली डिस्कस किया, मैं आपको कुछ अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे ये पूछ रहा है ना, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ इस पे। तो ये इन सब जो हमें पढ़ाए हैं अभी, सो दैट आपको समझ आए कहाँ क्या यूज करना है। चलो, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि इसमें ये होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास मान लो ऐसा है, लेट ओमेगा बी अ सैंपल स्पेस एंड कोई ई है जो कि सबसेट है ओमेगा का, दिस इज एन इवेंट। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ लो जैसे जो क्लासिकल डेफिनेशन था प्रोबेबिलिटी का उसके जैसा ही है, बट क्लासिकल डेफिनेशन में क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करते थे वहां पे, सैंपल स्पेस में फाइनाइट आउटकम होगा, इक्वली लाइकली होगा, तो वो वहां पे था। यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं फाइनाइट होगा, बट यहाँ पे तो अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये होता है एक्चुअली, तो यहाँ लिखेंगे मेजर ऑफ इवेंट ई अपॉन मेजर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये मेजर क्या है, तो जैसे अगर लाइन सेगमेंट है तो उसका जो मेजर हम लोग कंसीडर करेंगे वो लेंथ लेंगे, वन डायमेंशनल अगर कोई है लाइन सेगमेंट जैसे हो गया। अगर कोई टू डायमेंशनल फिगर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इस केस में मेजर क्या कंसीडर करेंगे आप, 2D फिगर में मेजर क्या होना चाहिए, एरिया, है ना, सो विल कंसीडर एरिया देयर, है ना, तो वहां पे हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर है तो वहां पे मेजर हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ये चीज है, तो ये आपको बस समझना है। सो जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कहने में जा रहा हूँ ना, तो इफ मान लो ऐसा है कि ई एंड ओमेगा दे आर वन डायमेंशनल, है ना, वन डायमेंशनल फिगर है या वन डायमेंशनल है, देन यहाँ पे सिंपल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी वो आ जाएगी लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा। अगर 2 डायमेंशनल है, इफ ई एंड ओमेगा आर 2 डायमेंशनल, ये जस्ट ओमेगा लिख लो, है ना, बाकी तो ई सबसेट ही होगा। इफ ओमेगा इज 2 डायमेंशनल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी एरिया फेवरेबल टू ई अपॉन एरिया फेवरेबल टू सैंपल स्पेस। अगर 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम हो जाएगी, है ना। सो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके ये आंसर आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना, जैसे तो क्वेश्चन ये है, let a point is chosen randomly from interval मान लो 1 से लेके 100, एग्जांपल के लिए, ठीक। हमने इस इंटरवल से एक पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट किया, so if a point is chosen randomly from this, then find the probability that then the probability it will belong to इंटरवल, मान लो मैं लिख दूं 50 to 90, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आसान क्वेश्चन है ये, बताइए, प्रोबेबिलिटी दैट, है ना। सो ये बहुत आसान सा है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, हमारा जो ओमेगा है वो है 1 से लेके 900 तक,
और जो ई मैंने आपको दिया है वो दिया है 50 to 90। सो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे होंगे तो ये तो इंटरवल है, इंटरवल इज वन डायमेंशनल, तो यहां से आपको देखना है लेंथ ऑफ ई अपॉन में लेंथ ऑफ ओमेगा। सो लेंथ ऑफ ई का मतलब इसका इंटर लेंथ, कोई भी इंटरवल लेंथ राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट, तो इसका इंटरवल होगा 90 माइनस 50 और इसका इंटरवल होगा 100 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 40 अपॉन 99, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो मान लो क्वेश्चन 2 है, लेट या रेक्टेंगल ले लो। अगर रेक्टेंगल को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, या तुम ऐसा समझ लो रेक्टेंगल लिख रहा हूँ x y सच दैट x बिटवीन 1 एंड 10, मान लो y बिटवीन 0 एंड 5, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, ये रेक्टेंगल है। या मैथमेटिकली इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, इंटरवल 1 to 10 क्रॉस 0 to 5, तो ये 1 से 10 का इंटरवल, कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 से 5 का इंटरवल। अब आपको क्या करना है, then find the probability that it will fall in a equilateral triangle with vertices। मान लो कुछ मैं वर्टिसेस फिक्स कर दूं इसका, अगर तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा नहीं, तो या ट्रायंगल लिख दूं मैं सिंपली, ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, इन अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। सो बताओ हमने क्या लिया, x लिया है 1 से 10 में और y हमने 0 से 5 में लिया है। तो जैसे मैं अभी के लिए जस्ट एग्जांपल के लिए बना देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो हमारा सैंपल स्पेस क्या है मैं तुम्हें बता दूँ, 1 से 10। अच्छा 1 से अगर 10 नहीं करना, अभी के लिए आसान बनाने के लिए मैं 0 से कर देता हूँ। ठीक है, मान लो आसान बनाने के लिए क्वेश्चन वैसे, तो ये हो गया, तो 1 से 10 और ये 5, तो ये आपका सैंपल स्पेस है एक्चुअली। x की वैल्यू 1 से 10 है, y की वैल्यू ये। अब मैं इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे बना रहा हूँ, सो या कोई भी ट्रायंगल बना रहा हूँ, इक्विलेटरल क्यों, जैसे मैं बोल दूँ कि इसमें जैसे 5 5 कॉमा 0 0 एंड अभी के लिए मान लो 10 कॉमा 0, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझो क्या ना क्या चाह रहा हूँ मैं। ओके तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे 0 0 यहाँ पे है, 10 0 यही पॉइंट है, 10 0 5 5 यहाँ हो जाएगा, बीच में 5 होगा। सो रफली ये हो गया आपका ट्रायंगल इवेंट। तो इवेंट वो ट्रायंगल है और आपका जो सैंपल स्पेस है वो रेक्टेंगल है ना। सो सैंपल स्पेस हो वो रेक्टेंगल है जो मैंने लिखा है, और जो ई है वो जो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं वो है। अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
कि वो पॉइंट ट्रायंगल में आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2D फिगर है तो यहाँ पे मेजर होगा एरिया, 2D फिगर द एरिया ऑफ ई अपॉन एरिया ऑफ ओमेगा। सो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ओमेगा, ई का एरिया। तो ये मैंने चुकी है ना, अब ये आप सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, सिंपल है तो आसान हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अपॉन में इसका एरिया है, ये लेंथ 10 विड्थ 5, 10 इंटू 5, तो ये 1/2 हो गया। देखो किसी को डाउट है तो बताओ। इस तरह का केसेस हैं। तो डाउट है ना इसमें, तो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ देखो। तो अगला क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स आर selected from 0 1 interval. So the probability that sum of that two number will be less than 1/3 is। इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया इंटरवल 0 1 से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों पॉइंट का सम, जो दो नंबर सेलेक्ट किया आपने, 2 पॉइंट्स या 2 नंबर समझ लो ना, 2 नंबर्स लेस देन 10 होगा, 1/3 होगा। इसका बताओ जरा आंसर, कोशिश करो। आया आंसर? ओके सो चलिए, पहला ऑप्शन 1 बाई ना, चैट में भी किसी ने लिखा है, वही लिखा है क्या? सो देख लीजिए, हम 1/18 चैट में आया है। ओके तो
1/18 ओके नो प्रॉब्लम, ठीक कोई बात है ना। जैसे कुछ भी मान लो 1/3 1/27 कुछ ऐसा बना दिया ऑप्शंस तो ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। तो एक मिनट जस्ट, तो कुछ खास नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पे समझना है कि मीनिंग क्या है एक्चुअली। सो हमें दो नंबर सेलेक्ट करने हैं ना। सो x 0 से 1 के बीच होगा और y भी 0 से 1 के बीच होगा। या मैं अगर ऐसा लिखूं, इसी को दूसरे तरीके से x कॉमा y एज अ ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करूं तो ये ऐसा होगा 0 1 क्रॉस 0 1। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं जो दो पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो एक्चुअली होगा क्या, यू हैव टू थिंक लाइक कि मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। सो x कैन बी बिटवीन 0 1 एंड y कैन बी बिटवीन 0 1। तो ये आपका सैंपल स्पेस है, जो स्क्वायर है दिस इज द सैंपल स्पेस। अब उसमें बोला क्या हमने, सम ऑफ दैट टू नंबर, तो ये सैंपल स्पेस है, ये स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि सम ऑफ दैट टू नंबर विल बी लेस देन 1/3। तो इवेंट यहाँ क्या है, सो इवेंट इज एक्चुअली सम इज लेस देन 1/3। सो इवेंट विल बी, जो इवेंट है, जो दो नंबर आपने सेलेक्ट किए वो लेस, ये इवेंट है आपका और ये आपका सैंपल स्पेस है। सो आपको देखना है कि ये वाला रीजन कहाँ है। सो 1/3 जैसे यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे मान लो, तो इसको अगर लाइन बनाओगे आप तो दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1/3। तो लेस देन करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। सो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका 0 से 1/3, 0 से 1/3। सो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा एरिया ऑफ ई अपॉन एरिया ऑफ एस, या सैंपल स्पेस को ओमेगा लिख रहा हूं मैं। ई मतलब ये जो व्हाइट ट्रायंगल छोटा सा क्वाड्रेंट है बना, उसका एरिया। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो 1/3 बेस हाइट है और इसका एरिया कितना हो गया, 1 इंटू 1, ये आ जाएगा आपके पास। सो ये एरिया तो इसका लेंथ इंटू है ना, स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो आपके पास आंसर आ गया 1/18। तो इस तरीके से ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया इस क्वेश्चन में। सो है ना, किसी को डाउट है तो बताओ। अच्छा अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसने, सरवीन आपने पूछे थे ना, तो उसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, करके देख लो, अब कर पाओगे जो आपने पूछे थे। इसी इसी लॉजिक पे आपका जो डाउट था वो हो जाएगा सेम। नहीं होगा तो कल पूछिएगा। तो कल भी क्लास होगी। तो अभी हमने क्या किया है, आज हमने जस्ट इनिशियली कुछ डाउट डिस्कस किए थे और उसके बाद मैंने जस्ट एक बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या मतलब है। क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने को, आप ड्राइव में जाएंगे तो मेनली दो फोल्डर है जहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं हर क्लास में बताता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ एक बारी कि दो फोल्डर, एक तो आप पहले जाएंगे PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ये ऑलरेडी मैंने खोल रखा है, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल है, क्योंकि वो ग्रुप में भेजूंगा तो बहुत हो जाएगा, मतलब 1000 से ज़्यादा मटेरियल होगा सब मिला के। तो उतना भेजूंगा तो ना पूरा ग्रुप वैसे हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखो ये है, एक तो मैथ स्टैट DPP असाइनमेंट 2025 बैच का, इसमें स्टैट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ स्टैट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी में मटेरियल है, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस का मटेरियल है, यहाँ लीनियर अलजेब्रा के हैं, यहाँ कैलकुलस और यहाँ एनालिसिस के हैं। ये तो भी मॉक टेस्ट जो हमारा चल रहा है उसका सोल्यूशन इसमें ऐड करता हूँ। और ये किस फोल्डर में है, तो ये इस फोल्डर में है, PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज। तो इसमें आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे जो भी टॉपिक के चाहिए। स्टैटिस्टिक्स वाला यहाँ होगा और यहाँ होगा, दोनों में होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी तो प्रोबेबिलिटी चल रहा है, बेसिक प्रोबेबिलिटी। आप किस बैच में हो, एकलव्य 1 में कि 2 में? हाँ तो 1 के भी स्टार्ट होगी क्लास, अभी थोड़े वेट करो, है ना। चलिए जी, तो मैं, हाँ अरे मतलब भाई अभी क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है? हाँ तो अभी 8 स्टार्ट नहीं हुआ ना, मैं बताऊँ, अभी तो जस्ट पुराना वाला चल रहा है जो 6:30 to 8 वाला बैच चल रहा है।
ठीक है जी। सो एक बार कल मैं मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी इतना टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, इस पे बेस्ड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी यहाँ तक, या मुझे लगता है इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ थ्योरी, फिर क्वेश्चंस करवा दूंगा, ये है। सो है ना, तो बेटर रहेगा। देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस या तो कल करवा के, एंड देन हम लोग फिर ये वाला थ्योरी। तो इसमें इस थ्योरी में एक क्लास एक, अरे भाई तुम बिल्कुल कर सकते हो। तुम क्या पहली बार आए हो क्या क्लास? पहले क्लास में नहीं आए? ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ते हो तुम? मैं ग्रुप में कई बार लिखा हूँ कि कोई बच्चा किसी बैच में क्लास कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में मैसेज पढ़ते हो कि नहीं जो भेजता हूँ मैं? हाँ तो तुम यहाँ अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 to 8 में जो तुम्हारा छूट गया वो कर सकते हो। रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यू सी एनी बुक एक्सोमेटिक डेफिनेशन, जहाँ भी वीके रोहतगी की बुक, जो क्वेश्चन डाउट पूछ रहा था ये सब वीके रोहतगी वाली जो बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बुक बाय वीके रोहतगी एंड AKMD सलाह, उसमें आपको मिल जाएगा। यू जस्ट गो थ्रू डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जांपल्स, यू कैन सॉल्व एक्सरसाइजेस एज वेल, ओके। हाँ, सो यू वंस गो थ्रू द बुक्स, तो उससे क्या होगा, यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जांपल। और जो भी आपको डाउट हो रहा है वेदर डेफिनेशन में, थ्योरम्स में, एग्जांपल्स में, एक्सरसाइजेस में, यू डिस्कस विथ मी, तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी कहाँ प्रॉब्लम है। कौन सी वाली बुक? वीके रोहतगी वाली? क्या हो गया इसको? बुक तो ड्राइव में भी है, गूगल करोगे जैसे डायरेक्टली PDF मिल जाएगा। अरे गूगल पे PDF बुक अवेलेबल है, तुम गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। वीके रोहतगी प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स PDF सर्च करना, गूगल पे मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है? हाँ तो अभी मैं बता तो रहा था, उसमें तुमने ट्राई किया है, तुम्हें क्या डाउट है उसमें बताओ। PDF में ऐड ही नहीं हुआ था, पता नहीं। ऐड नहीं हुआ था, बाकी लोग देखो क्यों ऐड नहीं हुआ था। पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आ जाते हैं। कैसे ऐड नहीं हुआ था भाई? अगर क्लास में पढ़ाए होंगे तो आया ही होगा। मैं देखता हूँ, रुको, बाद में भेजे थे ना मैंने। कहाँ ऐड नहीं हुआ था? है तो बॉटम पे लास्ट पेज पे। देखो मैंने जो एकलव्य 2 में जो नोट्स भेजा हुआ है मैंने, कल क्लास, कल रात को, उसके लास्ट पेज पे है तो वो क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते नहीं हो एक्चुअली। चेक करो, ओपन करो एकलव्य 2 ग्रुप, देखो उसमें देखो है ऑलरेडी। मेनली ये क्वेश्चन अभी मैंने आज हिंट दिया है, मैंने वो डिस्कस किया है, तुम अभी ज्वाइन किए होगे। अभी मैं एक आइडिया दे रहा था कैसे सॉल्व होगा, यहाँ लिखा तो है मैंने। ये बता रहा था यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे ये उसको मैंने आइडिया दिया है कि जब लेस देन इक्वल टू होगा सो मिनिमम लेंगे, मोर देन इक्वल टू होगा तो मैक्सिमम लेंगे। ये इस क्वेश्चन का आइडिया है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जी। जी जी, जैसे ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है मेरे भाई, ये जो है ना, ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है। तो अगर ऐसा होगा, मान लो मैं बोल रहा हूँ थीटा या वाई बोल दो एग्जांपल के लिए, कि y इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2, तो इफ एंड ओनली इफ y मोर देन इक्वल टू x1 एंड y मोर देन इक्वल टू x2, ये इफ एंड ओनली इफ है। उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से वहां जा सकते हो, वहां से यहाँ आ सकते हो। y लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 x2 if and only if y less than equal to x1 and y less than equal to x2, so that you can use। अगर आपको ये गिवन है आप ये यूज कर सकते हो, ये गिवन है ये यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कल कुछ, है ना। अभी हमने जो अभी तक जो ये थ्योरी पढ़े हैं इस पे बेस मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, देन हम लोग ये वाली थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। ये एक क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगी।
तो इस वीक में कोशिश करते हैं, आज क्या, आज तो थर्सडे है ना, मैं इस वीक में कोशिश करता हूँ इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दूँ, फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्लास में, मैं क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कराऊंगा, जितने असाइनमेंट भेजे हैं ना, कुछ असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे, सबको नहीं डिस्कस कर सकते, बाकी आपको ट्राई करने हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, एंड देन जो डाउट है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अभी है ना, कोशिश कल कुछ क्वेश्चन करा के, कल थ्योरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, सो दैट यू विल हैव आइडिया। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ थ्योरी पढ़ना भी है, वीडियो भी देखना, उसके बाद आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने होंगे। सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बुक से सॉल्व करो, असाइनमेंट से सॉल्व करो, कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है सिलेबस से रिलेटेड, वो सॉल्व करो तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम चलो यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच के टाइम है, एकलव्या 1 की क्लास स्टार्ट होगी अभी। सो थैंक यू। बाकी एकलव्या 2 वाले लीव कर सकते हैं, जिनको अभी कंटिन्यू करना हो तो कर सकते हैं।